प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 100 दिन के जीएस के ऑनलाइनर बैच के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री के पहले क्लास को। इसके पहले हमने डेमो क्लास में आपसे पूछा था कि आपको ऑनलाइनर बैच चाहिए या आपको वीडियो क्लास चाहिए, तो 50-50 का रेशियो आया है। तो ऑनलाइनर बैच को हम लोग 100 दिन में समाप्त करने वाले हैं। चाहे आपका जीआईसी का पेपर हो, चाहे आपका टेट का पेपर हो, चाहे आपका वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो। एसएससी जीडी के लिए दोबारा से फिर से एक बार ये बैच चलाया जाएगा, तो आपके लिए 100 प्लस का 2 बैच मिल जाएगा एसएससी जीडी वालों के लिए। तो इस प्रकार से समस्त एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गया हुआ ऑनलाइनर बैच आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने डेमो क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, जहाँ तक की बात हो गई थी कि जो यहाँ पे हिंदू ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ के हिसाब से वेदों की चर्चा हो रही थी। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। जब इनको एक साथ रखा जाता है या ये कह दिया जाता है, चारों वेदों के समाहित रूप को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की बल्कि समस्त आर्यजात की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की थी। जैसा कि आप मैंने हिंदी में जब पढ़ेंगे तो हिंदी में आप पढ़ेंगे कि ऋग्वेद की रचना जो की गई वह कहाँ पे की गई? पंजाब में की गई। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी ये है कि हुआ क्या कि जो पंजाब था, पंजाब प्रांत में लोग रहते थे, तो यहाँ के जो लोग थे वो लोग आर्य कहे जाते थे। हिंदुस्तानी जो कहे जाते थे आर्य कहे जाते थे, और जो बाहर से आए वो लोग क्या कहे जाते थे? यूरोपीय कहे जाते थे। हुआ क्या? भारोपीय भाषा का जन्म होता है। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी में भारोपीय भाषा का जन्म हुआ। तो जो संस्कृत है, वो संस्कृत जो यहाँ पे आपकी संस्कृत कहाँ से आई है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत कहाँ से? देवनागरी लिपि। तो देववाणी संस्कृत से लौकिक संस्कृत की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे पंजाब में भारोपीय भाषा का जन्म होता है। भारोपीय भाषा हिंदी में उत्पन्न होती है, उसके पहले संस्कृत में भी भारोपीय भाषा है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे पंजाब में आपके भारोपी भाषा का जन्म हुआ, जिससे ऋग्वेद लिखा गया। ठीक। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। आपसे यही पूछा जाता, बहुत बार यह प्रश्न आया। आप जब प्रैक्टिस पेपर देखेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बार आया है प्रश्न कि कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं। तो ये चीज़ें आप 100% रट लीजिए। 10 मंडल, 8 अष्टक और ये जो हैं 1028 सूक्त हैं। यहाँ पे अगर मंत्रों की बात कर लें 10,060 मंत्र हैं। ये जो जीआईसी वाले लोग हैं वो इसको मंडल और ये तो याद ही करेंगे, साथ में अष्टक को भी याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है अष्टक कितने होते हैं। क्योंकि मंडल और ये सूक्तियाँ ये नॉर्मल पेपर के लिए हैं, जैसे समूह सी का और डी के लिए, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट एग्जाम होगा उसके लिए है, एसएससी जीडी का जो होगा उसके लिए है। ठीक है। जो पुलिस का एग्जाम होगा उसके लिए। लेकिन जो ये जीआईसी का पेपर होगा उसमें अष्टक पूछा जाएगा कि अष्टक कितने होते हैं। अष्टक मतलब 8। याद रखेंगे अष्टक मतलब क्या होता है? 8। भूलेंगे नहीं, करेंगे यही। अष्टक मतलब क्या होगा? 8 होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस सब की वीडियो क्लास आपको, जो वीडियो क्लास में जो व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया जाएगा, वीडियो क्लास मतलब व्हाइट बोर्ड पे जो आपको समझाया जाएगा वह स्टडी विद प्रदीप पे चल रहा है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि भैया हमको जो है वन लाइनर क्लास चाहिए, तो वन लाइनर हम आपके बीच में लेके आए हैं। वन लाइनर भी चलता रहेगा। सीक्वेंस से हम शुरू किए हैं, इसलिए सीक्वेंस से शुरू किए हैं कि किसी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे जैसा सीक्वेंस में दिया गया है। यूनिक पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं यूनिक पब्लिकेशन की बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको मन से पढ़ लें तो ये मान के चलिए कि उसके बाद करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पढ़ने के बाद आप एक बार प्री पेपर भी पास कर सकते हैं यूपी पीसीएस का। तो इतना इम्पॉर्टेंट ये बुक है। तो उस बुक को हम लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस क्वेश्चन को अपने माइंड तक जाने दीजिए, सुनते रहिए। सुनने से चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी और आपके मन में पढ़ने की जागरूकता भी बढ़ेगी। जो चीज़ें आपके दिमाग से आगे से गुजर जाएंगी उन्हें आप फिर से पढ़ेंगे तो जल्दी मेमोराइज करने से जल्दी याद हो जाता है।
तो बिना दिमाग लगाए इसको चलने दीजिए, बस आप सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर हम खुद ही फोकस करके आपको 2 बार 3 बार 4 बार हम आपको बताते हैं। तो बात यहाँ हो रही थी, ऋग्वेद का रचना काल जो है सामान्यतः, ऋग्वेद का रचना काल आप कितना मानते हैं? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। घबराइए मत, जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे काल बदलते गए। 500-500 साल का गैप है आदिकाल उसके बीच बीच में, ठीक है। तो वो काल कैसे बदले हैं, और वहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो उसको भी हम लोग जो पढ़ेंगे वीडियो क्लास में, उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, स्टडी विद प्रदीप पे। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस पे भी आपकी बैच चलेगी तो इस पे भी आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। ऋग्वेद का दूसरा अथवा सातवां मंडल, जीआईसी वाले फोकस करें इस पॉइंट पे। ऋग्वेद का दूसरा एवं सातवां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्राचीन है या सबसे पुराना है, तो आप कहेंगे दूसरा और सातवां। जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल। अगर पूछा जाए कि सबसे बाद का मंडल कौन है तो आप कहेंगे पहला। कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन मंडल है, जबकि पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद का मंडल है। ऋग्वेद में 9 मंडल, 9वें मंडल में सोम मंडल को कहा, सोम मंडल भी कहा जाता है। सोम मंडल कहा जाता है किसको? 9वें मंडल को। किसको? 9वें मंडल को क्या कहते हैं? सोम मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं। साकल, याग याग्व साकल, आशुलायन, मांडूक, संखायन और वास्कल। फिर से देखते हैं, साकल, आश्वलायन, ठीक, उसके बाद है मांडूक, संखायन, योंग, वास्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। किसका? वर्ण व्यवस्था। आपसे पूछा जाएगा वर्ण व्यवस्था, जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो इसकी वर्ण व्यवस्था कहाँ पे वर्णन है इसका? तो इसका वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ पे है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसे सावित्री भी कहते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपको कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कौन सा मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है, यह मंत्र आपको कहाँ से मिलता है? मंत्र आपको मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, यहाँ पे जितने जीआईसी वाले हैं वो लोग फोकस करें, या जो यूपी ट्रिपल पेट देने वाले हैं वह इस पे फोकस करें। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किसी ने एक दिन कहा कि अब तो सारे क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप और ट्विटर से पूछे जा रहे हैं, तो आप ये इतिहास भूगोल क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, व्हाट्सएप और ट्विटर से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वह 1 या 2 प्रश्न जो आपके मॉडर्न व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के टैग से पूछे जा रहे हैं या उनके शॉर्ट की से पूछे जा रहे हैं, वो कभी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स और क्या कहते हैं साइंस का प्लेस नहीं ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, ठीक है, सिविक्स से, इसी से पूछे जाएंगे, आपके साइंस से ही पूछे जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन आपके इतिहास से, उससे, कंप्यूटर से, ठीक है, या इससे पूछ लिए जाएंगे। तो हमें सब पे पढ़ना है, तो ज़्यादा लेंदी कोर्स है, इसलिए वन लाइनर जब पढ़ेंगे तो वन लाइनर पे सारी चीज़ें हमारे माइंड से एक बार गुजरेगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं कभी ना कभी उन्होंने पूरे जीएस को पढ़ा ही है। बस आपको मेमोराइज करना है, फिर से उस पर ध्यान देना है, क्योंकि चीज़ें छूट जाने से धीरे धीरे भूल जाती हैं। तो उसे फिर से मेमोराइज करने से क्या होगा, आपको याद आ जाएगा और आप 40 में बड़े आराम से, जीआईसी की बात हो रही थी, 40 में बड़े आराम से
आप 32-35 कर लेंगे, चूंकि यहाँ पे मैथ का सेशन नहीं है तो 5-6 मैथ का क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे फोकस करिए कि ऋग्वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अनुसार अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, इनमें मात्र 78 ही नहीं है शेष ऋग्वेद से ली गई। ये सब पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। इस वेद को 3 मुख्य शाखाओं में, किसको, सामवेद की बात हो रही, सामवेद को 3 मुख्य शाखाओं में बांट दिया गया है। कौन कौन सा, जैमिनी है, राणायनी है तथा कौथुम है। ठीक, सामवेद में मुख्यतः सूर्य को अस्तुत मंत्र है, यानी सूर्य की अस्तुत मंत्र कहाँ पे है, सामवेद में। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जाएगा सूर्य के लिए मंत्र या सूर्य के लिए अस्तुत मंत्र या सूर्य का अस्तुत मंत्र या सूर्य का मंत्र कहाँ पे दिया गया है, तो आप कहेंगे सामवेद में मुख्यतः इसका वर्णन किया गया। कहाँ पे वर्णन है, सामवेद में इसका वर्णन किया गया। कहाँ पे, सामवेद में। याद रहेगा सूर्य के लिए मंत्र कहाँ पे है, सामवेद में। और अभी आप ऊपर पढ़े थे कि सावित्री के लिए मंत्र जो है, प्रसिद्ध मंत्र की व्यवस्था कहाँ की गई है, सावित्री के लिए यानी गायत्री मंत्र की व्यवस्था किसमें है, ऋग्वेद में। याद रखेंगे सूर्य के लिए सामवेद, ऋग्वेद में किसके लिए, सावित्री के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भूलेंगे नहीं। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया था। आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है जो यज्ञ हवन सामग्री इत्यादि का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया है, यज्ञों का वर्णन कहाँ पे किया गया है, जो यज्ञ होती हैं इसमें शुद्धता का वर्णन या यज्ञ की पूजा विधि का वर्णन कहाँ पे किया गया है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन एक ही चीज है, यज्ञ के नियम से कानून अगर पूछे जाए, यज्ञ के नियम कानून विधि विधान अगर पूछे जाए तो आप किस पे लगाएंगे, यज्ञ और यजुर्वेद। यज्ञ में भी या आ रहा है, यजुर्वेद में भी या आ रहा है, तो आप यहां से याद रखेंगे कि या जहां पे दोनों पाएंगे, यज्ञ मतलब यजुर्वेद। ठीक है, याद रहेगा, यज्ञ मतलब अजुर्वेद में नियम कानून के बारे में, यज्ञों के बारे में बताया गया है, किसमें, यजुर्वेद में। कोई दिक्कत नहीं है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप पद्य और गद्य के बारे में जानते हैं। पद का मतलब होता है जिन्हें हम गा सकते हैं, जैसे दोहा होता है, सोरठा होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी कविता होती, कवितावली होती, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पद के अंतर्गत आती हैं। और गद्य का मतलब होता है जिन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से लिखे हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं, उसे गाया नहीं जा सकता, उन्हें संगीतबद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे किताबें होती हैं आपकी, तो उन्हें संगीतबद्ध आप नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहा जाता है, गद्य कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैतरीय, काठक, ठीक, कपिष्ठल, मैत्रेयी। और शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्यायन तथा काण्य है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता, ये सब यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे। रचयिता वजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसके लिए वजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। किसमें, यजुर्वेद, अथर्ववेद में किसमें मिलता है, अथर्ववेद और अंधविश्वास, इसमें आ है और इसमें भी आ है। ठीक, अथर्ववेद अंधविश्वास, याद रहेगा, अथर्ववेद अंधविश्वास। ठीक, उसके पहले आप पढ़े यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ विधान, उसके पहले पढ़े थे सामवेद। सामवेद मतलब होता है शाम को गाना। ठीक है, थोड़ा सा याद लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, शाम को गाना गाना। तो सामवेद में किसमें लिखा गया, गाना के बारे में नियम कानून है, यानी वहाँ पे संगीत के बारे में बताया गया। सामवेद संगीत, ऐसे याद करिए, सामवेद संगीत, यजुर्वेद यज्ञ विधान, उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में पहले आ है तो आगे अंधविश्वास है। ठीक, अथर्ववेद अंधविश्वास, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी मैच कराने के दे देता है यूपीपीएससी, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी यूपीपीएससी। तो इन 3 पॉइंट को याद रखेंगे, सामवेद संगीतबद्ध, ठीक, उसके बाद यजुर्वेद यज्ञ विधान, उसके बाद अथर्ववेद, अथर्व में आ है आगे, तो इसका क्या हो जाएगा, अंधविश्वास। क्लियर रहेगा। ठीक, इसमें 20 मंडल ऋचाओं चौं से कोई बहुत मतलब नहीं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुआ का राजा
कहा जाता है, ये सब कुछ नहीं, उपनिषद की बात करते। चलिए, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप में बैठना। ठीक, याद रहेगा, उपनिषद समीप में बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में संकलित संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह, यानी जो आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है, उन सभी चर्चा का, उन सभी दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है, एक जगह संग्रह किया गया है। वह संग्रह क्या है? उपनिषद है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहते हैं? उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। यह प्रश्न आपका कम से कम, आप प्रैक्टिस पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि यूपीपीएससी ने इस प्रश्न को अभी तक कम से कम 20 से 25 बार पूछा है। यूपीपीएससी की अगर हम बात कर लें और यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें तो यह प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। आप याद रखेंगे, एक वेद होते हैं 4, वेदांग होते हैं 108। वेदांग मतलब होता है, वेदांग को किससे कहते हैं? उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो उपनिषद कितने होते हैं? 108। पुराण कितने होते हैं? आप बताएंगे पुराण कितने होते हैं? जल्दी बता दीजिए। पुराण होते हैं 18, अष्टादश पुराण। तो पुराण कितने होते हैं? 18। ठीक है, प्रमुख उपनिषद की अगर बात कर लें, ईश है, कंठ है, केन है, मांडुक्य है। ठीक, मांडुक, प्रश्न, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी और मैत्रेयी। ठीक, प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य, जो हमारे देश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य है, आपने देखा होगा अशोक स्तंभ पे लिखा गया नीचे, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। तो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिखा है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। आपसे यह प्रश्न अगर आप जाकर के प्रैक्टिस पेपर देखिए तो आप खुद प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए, किसी कंपनी का ले लीजिए, घटना चक्र का ले लीजिए, यूनिक का ले लीजिए, किसी कंपनी का ले लीजिए, घटना चक्र का ले लीजिए, जो 5-8 पूर्वावलोकन की उसकी सीरीज आती है, उसमें देखेंगे यह प्रश्न। तो यह प्रश्न आप खुद कहेंगे कि सर बहुत बार पूछा गया, कम से कम 15 से 16 बार पूछा गया है। किसमें पूछा गया? उसमें ईयर्स लिखे होते हैं, कितनी बार पूछे गए हैं? बहुत बार पूछे गए हैं। किसमें? यूपीपीएससी में। छोटे प्रश्न आ जाएंगे और वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी माइनस मार्किंग के नाते, और आपका गलत हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते चलिए। आपको बस वीडियो चला के रख देना है, चीज़ें आपके सामने जाएंगी, आप सुनते रहिए, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। किताब ले लीजिए, 150 से 200 की किताब है, हमारे समझ से 170-80 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, तो किताब ले लीजिए, उस किताब को बस एक बार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसे बस ऐसे एक नज़र देख लीजिए। आपको कुछ करना ही नहीं है, 2-3 पेज हम ख़त्म करते हैं एक दिन में, और उतना आप एक दिन में देख लेंगे, आपका काम खत्म हो जाए। 100 दिन का एक टारगेट बैच है, और इस 100 दिन के टारगेट बैच में हमको पूरा जीएस खत्म करना है। हम लोग जनवरी में चल रहे हैं, 5 जनवरी मार्च, चलिए 5 जनवरी से आपकी क्लास चल रही है, और 5 मार्च तक हमको इसको ख़त्म कर देना है। 5 मार्च तक 5 मार्च तक आपका क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और मई में कहीं पेपर होगा तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम प्रैक्टिस पेपर भी कर लेंगे, वो कर लेंगे। बाकी रही बात ज्योग्राफी की, साइंस की, ठीक, ज्योग्राफी की, साइंस की, उसके बाद क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी की, साइंस की, यूपी स्पेशल की, इन सब की आपको वीडियो क्लास भी इसी बीच में मिल जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, व्हाइट बोर्ड पे इन सभी चीज़ों के एक एक फैक्ट समझ लेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ 3 क्लास किए हैं, 2 क्लास किए हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, और दूसरी चीज़ जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जल्दी बता दीजिए? कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं और फैट पढ़े हैं। प्रोटीन की क्लास आपको मिल जाएगी कल, और उसके बाद फिर आपको किसकी क्लास मिल जाएगी? विटामिन्स की क्लास मिल जाएगी। उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, मिनरल पढ़ेंगे। मिनरल में जैसे आपसे पूछा जाता है कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये सभी मिनरल पढ़ लेंगे। ये इतना बड़ा जो आप पढ़े थे अभी, बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे जैव अणु कहते हैं, ये जैव अणु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वह वीडियो क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग साइंस के सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्लासेस मिल रही हैं। लेकिन यहाँ की जो वन लाइनर क्लासेस हैं, जहाँ से आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, वह क्लासेस आपको कहाँ से मिल रही हैं? यहाँ से। और आपको बस एक बार किताब को देखते हुए आगे बढ़ जाना है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। आगे बढ़ जाए, वेदांग की बात हो रही थी, हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है।
आरण्य यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। ठीक, आरण्य आपसे पूछा जाएगा, आरण्य, आरण्य मतलब क्या होता है? जंगल होता है। वन, विपिन, कानन, अटवी, जंगल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वन, विपिन, कानन, अटवी, जंगल, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो वन के हैं या जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी में आरण्य है, आरण्यक, ठीक है, ये आरण्यक है। ठीक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों पर वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने से निमित्त हुई है। वनों मतलब क्या है? आरण्यक है, याद रखेंगे। वन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वन, विपिन, कानन, अटवी, जंगल। तो उसमें जब जाएंगे तो उसमें आरण्य मतलब क्या होगा? जंगल। और आरण्यक कहाँ से लिखा गया है, कहाँ लिया गया है? वनों से लिया गया, वनों में इसकी निर्मित किया गया है, पढ़ाने जाने वाले के लिए निर्मित किया गया, याद रहेगा। प्रमुख आरण्यक हैं ऐतरेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्य, जैमिनी और छांदोग्य। वेदांग की बात करें, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों में वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। पुराण, पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ेंगे। उग्रश्रवा, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लीजिए, उग्रश्रवा ऐसे लिखा जाएगा, उग्रश्रवा। ठीक, तो इसके जो रचयिता हैं कौन है? लोमहर्ष हैं, और उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अष्टादश पुराण, कितने पुराण है? 18 पुराण है। कितने पुराण है? पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में की गई है। रामायण, रामायण जो होता है, रामायण क्या है? यह आदि काव्य है। रामायण क्या है? आदि काव्य। प्रश्न पूछ लिया गया है निम्न में से आदि काव्य कौन है, तो आप वहां बताएंगे कि रामायण जो है आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के लगभग संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? वाल्मीकि द्वारा। और रामचरितमानस की रचना किसके की गई है? रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। गलती मत करिएगा, रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा में की है। जबकि रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। किस भाषा में की? अवधी में की है। जो आपके यहाँ रामायण होता है उसमें रामचरितमानस की चर्चा की जाती है, रामचरितमानस पढ़ा जाता है, रामचरितमानस गाया जाता है, तो वह तुलसीदास द्वारा कृत है, या उसे तुलसीदास ने रचना की उसकी। तो और उसकी किस में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया। जबकि अगर इसकी बात कर लें, क्या कहते हैं, रामायण की, तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। गलती नहीं करेंगे ना। चलिए, यहाँ पे वेदांग और उनकी विशेषताएं बताना है। प्रश्न एक साल पूछा गया इसमें से, शिक्षा जो है वेदांग का क्या है। तो आप शिक्षा जगत से हैं तो यहाँ पे फोकस करेंगे। शिक्षा वेद का क्या है? नाक है। शिक्षा वेद की क्या है? नाक है। याद रखेंगे, शिक्षा से ही आपकी नाक बचती है। ठीक, आपके पास अगर ज्ञान है तो आप अपनी नाक को बचा सकते हैं। नाक मतलब सम्मान को। याद करने का एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, छंद क्या है? वेदों का, वेदों के पैर हैं। कल्प क्या है? वेद के हाथ हैं। ज्योतिष क्या है? वेद की आंखें। ज्योतिष मतलब आप भविष्य की चीजें देख लेते हैं। ज्योतिष क्या है? आंखें हैं। निरुक्त वेद के कान हैं। शिक्षा, आपसे यही प्रश्न पूछा गया, शिक्षा वेदों के क्या लगते हैं? तो शिक्षा वेदों की क्या है? नाक है। शिक्षा वेदों की क्या है? नाक है। और व्याकरण क्या है? वेद के मुंह है। व्याकरण क्या है? वेद के मुख है। ठीक है, चलें आगे। प्रारंभ में इसमें 600 श्लोक थे और कालांतर में 2400 हो गए। ठीक, इसे, ठीक है, आइए महाभारत की बात करते हैं। इस महाकाव्य की रचना 4ठी शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई। कब की गई थी? इस महाकाव्य की रचना 4ठी शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता। महाभारत को और क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। याद रखेंगे ना, महाभारत को और क्या कहते हैं? जय संहिता कहा जाता है। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर भारत या सहस्त्र साहिस्त्री कहा, संहिता कहा गया। सत साहिस्त्री संहिता कहा गया। सत, ठीक, साहस्त्री संहिता कहा गया। ठीक है, याद रहेगा।
सत्य साहित्री संहिता कहा गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख याज्ञवल्क्य गृह सूत्र में मिलता है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है मेंस में, ठीक है। आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है कि महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था। यह यूपीपीसीएस के 1 या 2 बार मेंस में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे याज्ञवल्क्य गृह सूत्र में मिलता है, ठीक। सूत्र क्या होते हैं? इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों के कल्प भी कहा जाता है। सूत्र कल्प सूत्र इसे सूत्र जिनमें नियमों और विधि का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। खड्ड दर्शन उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें खड्ड दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन है। स्मृतियां वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसमें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः हैं मेघातिथि, भारुच, कुल्लूक भट्ट और गोविंद राय। याज्ञवल्क्य स्मृति में भास्कर क्रमशः अपकार्य, विश्वकर्य और वैज्ञानिक। ये सब नहीं, ये सबसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, फोकस करने की आवश्यकता नहीं। बस सबसे प्राचीन स्मृति याद रखिएगा। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनुस्मृति है, ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, बस। और कुछ किसी पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं। आ जाइए नीचे, आ जाइए। लौकिक साहित्य की बात करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे दैविक साहित्य, यानी ब्राह्मण ग्रंथ की दैविक साहित्य हम लोग पढ़े थे कि इतिहास को हम 3 माध्यम से जानेंगे। साहित्य के माध्यम से, साहित्य में हम लोग दैविक साहित्य या वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे। वैदिक साहित्य के बाद अब लौकिक साहित्य की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया गया है। इनमें भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। कौटिल्य चाणक्य, चाणक्य का नाम आपने सुना ही होगा। कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो श्रृंखला अभी आप पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपसे यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने की। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य है। 3 प्रश्न हुए। चाणक्य की अर्थशास्त्र की रचना किस काल में की गई? मौर्यकालीन इतिहास के शासन व्यवस्था में की गई थी, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा विरचित राजतरंगिणी। आप सुने होंगे कि कल्हड़ के जो कवि थे, यहाँ के कल्हड़ काश्मीरी कवि थे, इनकी सबसे ज़्यादा फेमस रचना कौन सी है? राजतरंगिणी है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, जीएस में भी पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ कहाँ के रहने वाले थे? जम्मू कश्मीर के, ठीक। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी पता ही होगा आपको, कात्यायन का वर्तिका, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदासकृत मालविकाग्निमित्रम, ठीक, मालविकाग्निमित्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाणिनि तथा कात्यायन के व्याकरण ग्रंथों से मौर्य के पूर्व का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है तथा इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, वाकपति का गौड़वाहो, बिल्हड़ का, ठीक, और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा अपने बुक में, नहीं तो हम कल आपको इस पीडीएफ को फिर से शामिल करके बता देंगे, ठीक है। विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस पीडीएफ में कुछ क्लियर नहीं है तो अगले पीडीएफ में हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ लिए हैं। आगे फिर आपकी चीज़ें कंटिन्यू कर दी जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग जीआईसी वाले हैं उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस श्रृंखला का आनंद पूरा लें। 90 दिन में आपका 100 दिन में ये कोर्स आपका पूरा खत्म होगा। आज ये पहला दिन है, इसके पहले हम लोग डेमो क्लास किए थे, डेमो क्लास को निकाल दिया गया है। हालांकि आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, पहला पेज उसी पे है।
इस श्रृंखला को बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोगों के लाइक, व्यू, शेयर, सब्सक्राइब इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता है। जल्दी से आप मिलिए, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपकी जो वीडियो की क्लास यानी जो आपके व्हाइट बोर्ड की क्लास चल रही वो भी चलती रहेगी। हम लोग वहाँ से पूरी साइंस कवर करेंगे, पूरी ज्योग्राफी कवर करेंगे, पूरा यूपी कवर करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ कवर करेंगे। वहाँ का पढ़ना आपका बहुत बेहतर है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी टाइम हमारे पास नहीं है कि वहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकें। इतिहास को अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इतिहास आप अच्छी तरह से जानते हैं, कम से कम 6 महीने का कोर्स है। अगर हम पूरा संविधान की बात कर लें तो पूरा संविधान आपके 3 महीने का कोर्स है वीडियो क्लास में। पूरी साइंस आपकी 3 महीने का कोर्स है। आप ये बताइए कि अगर हम इस तरह से कोर्स को वहाँ पे ले चलेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ की जो क्लासेस हैं, जिस टॉपिक को बहुत कठिन है उन टॉपिक को आसान करके हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझ रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को और ये कॉन्स्टिट्यूशन को, इकोनॉमिक्स को यहाँ से हम पढ़ करके मेमोराइज कर लेंगे, जिससे आने वाले प्रश्न को 2 से 3 प्रश्न आएंगे उसे अच्छी तरह से कर लेंगे। तो बस एक नज़र आप पढ़ते चलिए, एक नज़र अपने बुक में देखते चलिए। नोट्स वोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बुक पे ही आप अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ पे गोला कर लीजिए और एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लौकिक साहित्य की ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप किसी कॉपी पे नोट करते चलिए, पेन डाउन करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, बहुत लाभ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।